मैं रवि सिंह आप सभी लोगों का हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरमेंट। सो साइंस का हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आवर एनवायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हम एक ही वीडियो लेक्चर में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न में गुजरात बोर्ड, सभी तरह के बोर्ड के लिए मस्ट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। काफी अच्छा सीखने को भी आप लोगों को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को हिट कीजिए आप, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नए नोटिफिकेशन जो हैं वो आप लोगों को मिलते रहे और आप वीडियो को देख सके। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक और नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लगे मेरे बोलते समय तो उस नोटबुक और पेन को जो आपने लेकर बैठा है उस पर आप लिख सको। सो विथ वेरी एक्साइटमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी आवर एनवायरमेंट। और आवर एनवायरमेंट का मतलब, आवर का मतलब होता है हमारा, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में ये 9 टॉपिक मैंने लिखकर रखे हुए, इन्हीं 9 टॉपिक के बारे में हमें डिटेल में समझना है। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक एरिया छोड़ा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन एरिया। इस एरिया को जिसको मैंने छोड़ के रखा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन एरिया। मतलब ये ऐसा ओपन एरिया है जहां पर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो फर्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। क्या होता है जानेंगे। दूसरा हम टाइप ऑफ वेस्ट, मतलब कचरों का प्रकार, जो वेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब कोई भी एक निकाय, कोई एक निकाय मतलब कोई एक ऐसा एरिया जो रिजर्वर हो, मतलब एक फिक्स एरिया हो जिसके अंदर सब कुछ सिस्टम आ जाता हो। उसके बाद चौथा है वेरियस ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषी, लेवल का मतलब होता है स्तर, वेरियस का मतलब विभिन्न, विभिन्न पोषी स्तर के बारे में जानेंगे। पांचवा लिखा है फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है, फूड मतलब आहार, चेन मतलब श्रृंखला, वेब, वेब मतलब क्या होता है, जाल। आप लोगों ने देखा होगा WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो लास्ट में एक वेब आता है, वेब का मतलब होता है जहाज, मतलब फूड वेब। फूड वेब का मतलब आहार जाल, तो आहार श्रृंखला जानेंगे, आहार जाल के बारे में जानेंगे। लास्ट में लिखा है पिरामिड। पिरामिड में भी कैसा पिरामिड कि पोषण स्तर जो है, पोषी स्तर जो है, ट्रैफिक लेवल जो है, वो ट्रैफिक लेवल जो है ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो किस हिसाब से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने पर कम होता जाता है। तो पिरामिड के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, 10% लो, 10% का नियम। ये नियम क्या कहता है, इस नियम को हम कैसे समझेंगे ये जानेंगे। 7वां है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बायो एक्यूमुलेशन मतलब हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकली जो भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं वो, और बायो मैग्निफिकेशन का भी मतलब वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम जानेंगे डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लेशन ऑफ ओजोन। हमारे ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वातावरण में जो एटमॉस्फेयर के बाहर का लेवल है वहां पे अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, उसके लिए ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन मतलब क्षयन कैसे होता है, उसमें होल कैसे होते हैं, बनता कैसे है, ये जानेंगे। लास्ट वाला है मैनेजिंग गार्बेज। मैनेजिंग गार्बेज में मैं आपको बता दूं, मैनेजिंग का मतलब होता है मैनेज करना और गार्बेज का मतलब होता है कचरा। इसके लिए 5G करके एक फॉर्मूला होता है। आप 5G नहीं 5R होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना, रिफ्यूज, ये सब इस तरह से होता है। So first of all now we are going to start with first point here written lithosphere, hydrosphere, atmosphere। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, ये स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला। ये हमारा जो गोला है, हमारा जो गोला है नीला कलर का, हरा कलर का, ये हमारा जो गोला है, इस गोले में जो सॉलिड पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है ना, सॉलिड क्रस्ट है और दूसरा जहां जहां पर नदी है, तालाब है या फिर समुद्र वाला एरिया है वो कैसा है, वो लिक्विड पार्टिकल है। ठीक है, लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट जो है, सॉलिड पार्ट को बोला जाता है लिथोस्फीयर। सॉलिड पार्ट को नाम दे दिया लिथोस्फीयर। और लिक्विड वाला जो पार्ट है, जिस एरिया में समुद्र आता है, नदियां आती है, उसको नाम बोल दिया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है पानी, स्फीयर मतलब गोले का भाग, तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो आपको पता चल गया सॉलिड वाले को लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिक्विड वाले पार्ट को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हमारा जो गोला है, पृथ्वी जो है, अर्थ है, उसका 1/3 जो भाग होता है, 1/3 पार्ट, वो किससे भरा हुआ है, वाटर से। किससे भरा हुआ है, वाटर, सी वाटर। समुद्र के एरिया से 1/3 पार्ट इसका घिरा हुआ है। ओके, तो अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ के बाहर एक
ऐसा एरिया में क्रिएट करूं जो अर्थ है, अर्थ के बाहर जैसे हम खड़े हैं जमीन पर तो हमारे आसपास क्या है, वातावरण है। वातावरण को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर हो गया सॉलिड वाला, हाइड्रोस्फीयर हो गया लिक्विड वाला जिसमें सी वाटर भी कंटेन होता है, और एरिया के बाहर जो ऐसा बना है, मैंने बनाया है, ये वाला पार्ट जो है ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवाएं होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीव जंतुओं को जो सजीव हैं उनको जीवित रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिल जाते हैं तो ये बन जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने लायक प्लेस क्रिएट करना। तो बायोस्फीयर का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव रहने के लिए जितने भी पॉसिबल थिंग्स होते हैं वो सारे पॉसिबल थिंग्स इस बायोस्फीयर में मिल जाते हैं। जो उसमें बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या है, जमीन है, जमीन से हमें फसल मिलता है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, पानी मिलता है। और एटमॉस्फेयर में बाकी सारी चीजें मिल जाती है, हवा है, हवा, पानी, भोजन, यही सब तो जीने के लिए जरूरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर। सेकंड टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट। हम टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि टाइप्स ऑफ वेस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। हाउ मेनी? टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट टाइप इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड टाइप इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है सबसे पहले तो ये समझो कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट जो है रिसोर्स का उल्टा होता है। मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा है, रिसोर्स का उल्टा वेस्ट। रिसोर्स क्या करता है, हमारे लिए उपयोगी जो चीज है, हम जिसका उपयोग करके अपने आप को जीवित रखते हैं, वो होता है रिसोर्स। और वेस्ट क्या होता है, इसका उल्टा, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट मतलब कचरा। यहां पर देखो, हमारा जो वातावरण है, जो हमें जीवित रख रहा है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, उसी वातावरण को हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे? हम अपने कुछ एक्टिविटीज की वजह से, हम मतलब कौन, मैं आप नहीं, हम मतलब पूरा ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग है, पूरा का पूरा जो ह्यूमन नेचर का स्वाभाविक जो दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे बायोलॉजिकल जो बायोस्फीयर है उसको पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, पोल्यूशन बढ़ा रहा है। एयर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और क्या है, और वाटर पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस और क्रिएटिंग बाय ह्यूमंस और विल बी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। मतलब हो रहे थे, कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इसमें बहुत सारी रोक लगे हैं, उसके बावजूद भी ये पूरी तरीके से रोकना इम्पॉसिबल है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या, वेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो वेस्ट बढ़ रहे हैं तो वेस्ट के बारे में जानना होगा। सो आवर सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। सो टाइप्स ऑफ वेस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर बायोडिग्रेडेबल की बात आई तो उसका मतलब होता है डीकंपोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसे वेस्ट जिसका डीकंपोजिशन हो जाए, जिसका क्षयन हो जाए, जिसका खात्मा हो जाए। और खात्मा कैसे होगा, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो ऐसे चीजों को जो बायोडिग्रेडेबल है उनको खात्मा कर देते हैं, उनका क्षयन कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं। जैसे कि सब्जी के छिलके उदाहरण के रूप में, पेपर हो गया या लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, जिनका कुछ ही समय में खात्मा हो जाता है या फिर वो वातावरण में घुल मिल जाते हैं, वो पूरी तरीके से जमीन में मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से उनका बायोडिग्रेडेबल की यह उदाहरण है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं तो ऐसे वेस्ट की, ऐसे कचरे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनका क्षयन नहीं होता है, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कोई धातु का डिब्बा हो गया, वो कई सालों तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। कोई प्लास्टिक की थैली हो गई, वो कई सालों तक ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहेगी। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, मतलब कि निम्नकरणीय, अनवीनीकरणीय होता है, एक नवीनीकरणीय होता है। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, जिसका कि क्षयन नहीं हो सकता, ऐसे जो कचरे हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है।
और ये हजारों सालों तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, हमारे वातावरण में घुलते मिलते नहीं है, बल्कि वो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे मान लो प्लास्टिक का कचरा वेस्ट के रूप में आपने कहीं फेंक दिया, वो किसी गटर लाइन में गया और वहां पे रुक गया, तो रुकने से क्या हो जाएगा? चोकअप हो जाएगा। चोकअप होना मतलब अवरोध पैदा कर देना। तो अब पानी क्या है, वहां से आगे जा नहीं पाएगा, तो वहां से पानी आ जाएगा, बाढ़ आने की, फ्लड के जैसे सिचुएशन क्रिएट होंगे। कोई मान लो जीव जंतु है, जैसे गाय है, वो खा लेते हैं, थैली भी साथ में खा लेते हैं, प्लास्टिक की थैली, अंदर जाके उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में चोकअप हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और गाय मर जाती है। ये सारे चीजों का ध्यान रखना है। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ गार्बेज। अब गार्बेज जो है वो हर तरीके से होता है। अभी आप लेके चल रहे हो गार्बेज, कहीं मान लो अटक गया, कहीं आपने फेंक दिया, सोइल पोल्यूशन, गार्बेज की वजह से वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है, जमीन में दबा रहेगा तो जमीन बंजर बन जाएगी। इस तरह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि कम से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज हो, और ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उनका तो वैसे ही खाद बन जाता है, कंपोजिट खाद बन जाता है, फर्टिलाइजर बन जाता है, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। सो यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक क्लियर हो जाता है। थर्ड टॉपिक इज इकोसिस्टम। अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम मतलब निकाय, पर्यावरणीय निकाय। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे गार्डन हो गया, इकोसिस्टम की बात करूं, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे गार्डन हो गया, फिर दूसरा अगर एक एग्जांपल लूं मैं तो एक्वेरियम हो गया, फिर एक और एग्जांपल लूं तो फॉरेस्ट हो गया, एक और एग्जांपल लूं तो पॉन्ड हो गया। ठीक है, अब समझो इकोसिस्टम क्या होता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर सजीव और निर्जीव ये जो चीजें होती हैं दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे पर आधार रहकर पूरे के पूरा जो बैलेंसिंग है नेचर का, उस नेचर के बैलेंसिंग को मेंटेन रखें, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, उसको पर्यावरणीय निकाय बोलते हैं। ऐसा पर्यावरणीय निकाय जो सजीव सृष्टि को मेंटेन रखे, सजीव सृष्टि को संतुलित रखे, उसको पर्यावरणीय निकाय बोलते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहां लिखा है। जैसे गार्डन की मैं बात करूं, गार्डन में घास का मैदान होता है, गार्डन में घास के मैदान के साथ साथ जमीन भी होती है, गार्डन में पेड़ भी होते हैं, और गार्डन में हवा भी होता है, वातावरण भी होता है। तो ये सब क्या हो गए? एबायोटिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव। तो गार्डन में सजीव क्या क्या हो सकते हैं? तितली हो सकती है, मेढक हो सकते हैं, गार्डन में ग्रास होपर्स हो सकते हैं, जिसको कीड़ा बोलते हैं, हरे कलर का होता है। ये सब क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, बायोटिक। और दूसरा जो थिंग्स होता है वो होता है अबायोटिक। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जैसे जमीन हो गई, घास का मैदान हो गया, फिर आसपास का वातावरण हो गया उस गार्डन के अंदर। तो होता क्या है कि जैसे घास का मैदान है तो उसको कौन खाएगा? तीड़ी खाएगी। अब पेड़ है, पेड़ पे फूल लगे हैं, पौधों पर फूल लगे हैं, तो तितली उसके ऊपर आश्रित है। मतलब एक तरफ बायोटिक और दूसरी तरफ नॉन बायोटिक, एबायोटिक जिसको बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के बीच लिंक बनाते हैं, और लिंक बनाकर पूरा जो वो निकाय है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं, मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो इकोसिस्टम जब बैलेंस रहता है तो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है वो संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इकोसिस्टम होता है। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे गार्डन भी एक इकोसिस्टम है। एक्वेरियम में क्या है? मान लो एक मछली घर जिसको बोलते हैं हिंदी में, एक मछली घर है, उसमें मछली है, तो मछली को जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए, तो जीवित रहने के लिए मछली के लिए खाना डालो, फिर उसको जीवित रहने के लिए छोटी छोटी मछलियां डालो, अगर बड़ी मछली है तो फिर उसके अंदर कुछ एक्वेटिक प्लांट भी होने चाहिए, जिसको जलीय वनस्पति बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर अंदर और पानी में लगातार ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए, जितना 4% ऑक्सीजन होता है नॉर्मली, तो उसको ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए कंटिन्यूअस। तो ये सारी चीजें एक्वेरियम के लिए यूज है। तो ये जो पूरा सिस्टम मैंने बताया, ये सब क्या होगा? एक्वेरियम मतलब क्या हो गया? एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हो गया, कि एक ऐसा निकाय जो उस एक्वेरियम के जो नेचुरल बैलेंसिंग है, प्राकृतिक जो संतुलन है, उसको बनाए रखा है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है यानी कि प्राकृतिक इकोसिस्टम, उसमें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फॉरेस्ट यानी जंगल, और पॉन्ड यानी तालाब। तो फॉरेस्ट यानी जंगल जो है और तालाब जो है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। इसमें सब कुछ नेचुरली है, पेड़ लगे हुए हैं, जंगल में बकरियां हैं, शेर है, पेड़ को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, फिर शेर मर गया तो उसका डिकम्पोजिशन हुआ, उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो आ रहे हैं, जमीन से पैदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो वापस जमीन में मिल जा रहे हैं। मतलब 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, तो वापस उन्हें 5 तत्वों में मिल जाना है। कहने का मतलब आप ये समझ लो, यही है इकोसिस्टम।
तो इस इकोसिस्टम के बैलेंसिंग को मेंटेन रखना है, बैलेंसिंग बना रहना चाहिए, इसके लिए हम इस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज मैन मेड मींस आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में फॉरेस्ट और पॉन्ड आ जाएगा और आर्टिफिशियल यानी मैन मेड में गार्डन और एक्वेरियम आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। इकोसिस्टम जो होता है एक रिजर्वर एरिया होता है, रिजर्वर एरिया मतलब एक निश्चित फिक्स निकाय होता है, एक आप समझ लो कि एक समुच्चय जिसको हम बोलते हैं, एक समूह होता है। जैसे एक घर के अंदर जीवित रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए और उसको मेंटेन रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है और जिसको जीना है वो भी अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा घर एक क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। सो इस तरह से इकोसिस्टम को हम समझ सकते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस ट्रॉफिक लेवल। अब हम समझने जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पोषी स्तर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल। मैं आपको बताऊं ट्रॉफिक लेवल को अगर समझना हो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। ट्रॉफिक लेवल की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ग्रास, घास जो होता है, घास, ठीक है, घास क्या होता है, सनलाइट लेता है। ये क्या है, ग्रीन आप प्लांट समझ लो, ग्रीन प्लांट्स है। ये क्या करेगा, सनलाइट, सन से लाइट लेगा। ओके, सनलाइट लेगा, कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से इसको जो एनर्जी मिली, तो ये एक प्रकार का प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर है। क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बना ले रहा है, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोड्यूसर है। अब इस प्रोड्यूसर को खाएगा कौन, जो दूसरा लेवल पे होगा, दूसरे लेवल पे जो होगा, मतलब प्रोड्यूसर है। उसके बाद फर्स्ट लेवल पे कौन आता है, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी के बाद आपको मैं बता दूं मिश्राहारी होते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूं, मिश्राहारी है ना। मिश्राहारी के बाद होता है मांसाहारी, मांसाहारी। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, कौन सा लेवल है, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मतलब पोषी स्तर, मतलब जो अगर हरी वनस्पतियों को कौन खाता है, जो प्रथम, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रथम स्तर के लोग होते हैं, प्रथम स्तर के जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, वो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। अब प्रथम स्तर के लोगों को कौन खाता है, द्वितीय स्तर के पोषी, द्वितीय स्तर के जो पोषी जीव होते हैं वो प्रथम स्तर के पोषी जीव को खाते हैं। मतलब प्रथम उपभोक्ता को कौन खाता है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाता है, तृतीय उपभोक्ता। इस तरह से पोषी स्तर होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब यहां पर देखो एक चीज बना हुआ है, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। ये आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने लिखा है प्रोड्यूसर्स। होता क्या है, होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो हमें प्रोड्यूस खुद का खाना बनाता है और खुद की एनर्जी वो खुद प्रोवाइड कर लेता है और अपने ऊपर जो डिपेंड है, उसके खुद के ऊपर जो डिपेंड है उनको भी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोड्यूसर हुआ। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर खाना लेता है, मतलब खाना बनाता है। कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, सनलाइट का यूज करके खाना बनाता है। खाना बनाकर खुद का एनर्जी यूज करता है और बाकी को कंज्यूमर को सेंड कर देता है, ठीक है। अब कंज्यूमर का काम क्या है, प्रोड्यूसर को और डीकंपोजर को जोड़े रखने का। डीकंपोजर क्या होता है, डीकंपोजर मतलब अगर कोई मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर को डिकम्पोज करना, उसके मरे हुए शरीर का क्षयन करना, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई आश्रित है। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां होती हैं, कुछ गिद्ध होता है, ईगल होते हैं, वल्चर होता है, ये सब क्या है, मरे हुए मृत शरीर को खाते हैं, डेथ बॉडी को खाते हैं। तो डेड बॉडी होता है, उसको खाने वाले को बोलते हैं डिकम्पोजर। उसका भी तो पोषी स्तर है, उसका भी तो एक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंड है, कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर पर कौन डिपेंड है, डीकंपोजर, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, डीकंपोजर का मतलब होता है जो डीकंपोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो, और प्रोड्यूसर्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जो खाना आपको प्रोवाइड करे। अब यहां पर ये समझो, कंज्यूमर भी 3 टाइप्स का, ज्यादा हो सकता है। कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, तो इसके 3 टाइप्स आप समझ सकते हो। फर्स्ट आप समझ सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका मतलब होता है द्वितीय उपभोक्ता। और तीसरा होता है ट्राइटरी, ठीक है, ट्राइटरी, इसका मतलब होता है तृतीय उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता बोल सकते हो आप लोग, जो लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में। इस तरह से आप समझ सकते हो। कंज्यूमर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर का काम क्या है,
प्रोड्यूसर्स को और ये दूसरे साइड जो है डिकम्पोजर, ये दोनों के बीच खुद एक लिंक बनकर खड़ा है, एक बंध बनकर खड़ा है कि यहां से लूंगा यहां दूंगा, यहां से लूंगा यहां दूंगा, यहां से लूंगा तो कोई भी हो सकता है, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब ये लोग क्या मर जाएंगे, मरने के बाद किसको देंगे अपने आप को, डिकम्पोजर को। डिकम्पोजर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब उनका काम चल जाएगा। उसके बाद डिकम्पोज हो जाने के बाद वो फिर से इसी वातावरण में मिल जाएगा और वो फिर से क्या बन जाएगा, एबायोटिक बन जाएगा। मतलब कैसा बन जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। पहले बायोटिक था फिर एबायोटिक बन जाएगा। मतलब कोई भी चीज पहले एबायोटिक है इस सृष्टि में, उसके बाद वो बायोटिक है, फिर से एबायोटिक हो जाएगा। मतलब एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक वनस्पति पर निर्भर है, तो वनस्पति जो है क्या करेगा, वो जिससे अपना खाना बना रहा है, जैसे कि सूर्य प्रकाश हो गया, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर वाटर हो गया, या फिर क्लोरोफिल हो गया, ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो एबायोटिक लेकर खुद बायोटिक बन गया, अपने बायोटिक को अगले बायोटिक को दिया, और वो क्या करेगा, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो बायोटिक क्या करेगा, अपने आप को अगर मर जाता है तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वहां पे डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज होने के बाद वो फिर से जमीन में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिर से एबायोटिक बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो मैं आपको बताया वेरियस ट्रॉफिक लेवल वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड। फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान है, घास के मैदान पे ग्रास होपर्स होता है, जिसको तीड़ा बोलते हैं या तीड़ी बोलते हैं, हरे कलर का होते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है, घास उन लोगों ने खाया। अब घास खाया तो ये जो जीएच होते हैं यानी ग्रास होपर्स होते हैं, इसको कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक खा जाएगा। मेढक को कौन खाता है, सांप, सांप मेढक को खा जाता है। और सांप को कौन खा जाता है, ईगल, ईगल यानी चिल। तो देखो ईगल स्नेक पर डिपेंड है, स्नेक फ्रॉग पर डिपेंड है, फ्रॉग ग्रास होपर्स पर डिपेंड है, ग्रास होपर्स ग्रास पर डिपेंड है। ये कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर सोचो तो ये क्या है, एक चेन है, इसको क्या बोलते हैं, चेन, मतलब फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या हो गया, आहार श्रृंखला, ठीक है। अगर एक ही श्रृंखला हो, सिर्फ एक ही श्रृंखला हो, एक ही लाइन जा रही हो, ग्रास से ग्रास होपर्स, ग्रास होपर्स से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, तो बोलेंगे फूड चेन। लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो उसको बोलेंगे फूड वेव। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या लिखा है, ग्रास, ठीक है, ग्रास है तो ग्रास पर कौन डिपेंड है, ग्रास होपर्स डिपेंड है। ग्रास होपर्स पर कौन डिपेंड है, फ्रॉग डिपेंड है। फ्रॉग पर कौन डिपेंड है, स्नेक डिपेंड है। और स्नेक पर कौन डिपेंड है, ईगल डिपेंड है, ठीक है, आप ये समझ लो। अब ऐसा तो है नहीं कि ग्रोस होपर्स ने ही ठीका उठाकर रखा है कि खाली मैं ही घास खाऊंगा। घास को तो बकरी भी खा सकती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं गोट, बकरी भी खा सकती है। घास को चूहे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घास को खरगोश भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी तक तो हम लोगों ने आहार श्रृंखला पढ़ा, यानी फूड चेन। फूड चेन में क्या था, एक सिंगल ही चेन बनती थी, चेन पे चेन, चेन पे चेन, चेन पे चेन, सिंगल चेन। लेकिन बहुत सारे चेन आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनेगा, चेन का जाल बन जाएगा, यानी फूड वेव। तो हम फूड वेव समझ रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर फ्रॉग है तो फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये ग्रास होपर्स है और ग्रास होपर्स को मान लो किसने खा लिया, तितली ने खा लिया, चलो तितली ने खा लिया, ठीक है, ग्रास होपर्स को तितली ने खा लिया। अब ये बकरी है तो बकरी को कौन खा लेगा, बकरी को बाघ खा लेगा, ठीक है। तो बाघ जो है वो मेढक को भी तो खा सकता है, ये मेढक को भी तो खा सकता है, ठीक है। अब ये बाघ जो है ये तृतीय का उपभोक्ता है। तृतीय का उपभोक्ता मतलब सबसे बड़ा मांसाहारी, सबसे बड़ा राक्षस है, कुछ भी खा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ही चीज के ऊपर बहुत सारे चीज लोग अगर डिपेंड करने लगे तो इस तरह से पूरा एक जाल का निर्माण होता है। और ये सब बाघ, अब लास्ट में क्या बच रहा है, बाघ। बाघ जब मर जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीव जंतु, ये इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज मतलब उसका क्षयन करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग आहार जो श्रृंखला है वो जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं, आहार जाल बनाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं फूड वेव। तो इस तरह से हम फूड वेव समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड और 10% लो भी हमको समझना है। तो पिरामिड और 10% लो साथ में समझते हैं। देखो होता क्या है, जब सनलाइट जब आती है, किस पे जाती है, किसके पास जाती है, ग्रीन प्लांट्स पे। तो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट 100% आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें से यूज कितना होता है, सिर्फ 1%।
मतलब 1% सनलाइट का यूज करके जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं। आगे क्या होता है, जब ग्रीन प्लांट्स 1% सनलाइट लेकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें से 10% जो है न्यूट्रिशन किसमें जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है। फिर उसमें से भी 10%, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में से भी 10% किसमें जाता है, सेकेंडरी में जाता है। उसमें से भी 10% किसमें जाता है, ट्राइटरी में जाता है। ठीक है, ट्राइटरी होता क्या है समझो, जैसे मान लो 100 जूल ऊर्जा है, कितना है, 100 जूल ऊर्जा है, किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर मतलब कौन, ग्रीन जो है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनके पास कितना है, 100 जूल एनर्जी है। 100 जूल एनर्जी का 10% कितना होगा, 10 जूल। तो 10 जूल एनर्जी किसको चला गया, प्राइमरी को। अब 10 जूल का भी 10% कितना होगा, 1 जूल। 1 जूल एनर्जी किसको चला गया, सेकेंडरी को। अब 1 जूल का भी 10% क्या होगा, 0.1 जूल। ये किसको चला गया, ट्राइटरी को। मतलब हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पर, हर कोशी स्तर पर सिर्फ 10% ही ऊर्जा यूज हो रही है। तो बाकी का 90% ऊर्जा का क्या हो रहा है, बाकी का 90% ऊर्जा क्षय हो जा रही है, बाकी की 90% ऊर्जा का उपयोग हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वातावरण में गायब हो जा रही है, नहीं। अगर वनस्पति जो है, प्रोड्यूसर जो है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वहां से एनर्जी अगर प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, जब उसको मिलती है तो प्राथमिक उपभोक्ता ने तो ले लिया, ठीक है, उसने लिया, लेकिन उसने लिया तो उसको खुद के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो कूदेगा, इधर जाएगा, उसको खाने के लिए वहां तक कूद के जाएगा, एक्सक्रेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और फिर न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके बॉडी में, मतलब अपने खुद के बॉडी को मेंटेन रखने के लिए 90% ऊर्जा वो खर्च कर लेता है अपने आप के ऊपर। जब 90% अपने आप के ऊपर खर्च कर लेगा तो बचा 10%। अब उसके बॉडी में जो 10% एनर्जी बची है वो प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, इस तरह से अलग अलग फॉर्म में बचा हुआ है। तो जो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी बची है, तो 10% वो सिर्फ बची है, वही 10% किसमें जाता है, नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल पे मान लो जो भी है ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो, अब वो उस 10% वो उसके लिए 100% के बराबर है। अब वो क्या करेगा, वो भी इधर उधर कूदेगा, खेलेगा, चलेगा, खाएगा, पिएगा, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करेगा, एक्सक्रेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद उसके पास भी सिर्फ 90% तो यूज होने के बाद 10% बचा। अब वो 10% कहां जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल में जाएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, कोशी स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो लो होती जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर था, प्रोड्यूसर में, ग्रीन प्लांट में। आपको पता होगा इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसको पचाना भी मुश्किल होता है। आप लोगों ने सुना होगा, जब 6th चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब मैंने आप लोग को बताया था कि छोटी आंत की लंबाई जब ज्यादा हो तो समझ लेने का कि ग्रीन वेजिटेबल्स वो ज्यादा खाता है और उसको पचाने के लिए छोटे आंत की लंबाई का ज्यादा होना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां, उससे कम प्राइमरी में, प्राइमरी से कम सेकेंडरी में, सेकेंडरी से कम ट्राइटरी में। अब उसके अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी रह गई है ट्राइटरी वाले, मतलब तीसरे स्तर का, जो कोशी स्तर का जीव जंतु है, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, उसमें अगर थोड़ी बहुत एनर्जी रह गई है तो उस एनर्जी का उपयोग उसके मरने के बाद डिकम्पोजिशन होगा उसका, मतलब छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उसका खाएंगे, वो अपने आप को बनाएंगे और उसमें से वो यूज हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10% लो, यानी 10% का नियम, ठीक है ना। अब पिरामिड की अगर मैं बात करूं, ये 10% लो तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सनलाइट। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट होता है। तो सनलाइट आप कुछ इस तरह से ऐसे बना सकते हो, ये सनलाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट। अब सनलाइट से किसको एनर्जी मिलती है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है ग्रीन प्लांट्स को, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स या प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। तो अब थोड़ी सी जो एनर्जी है वो किसको चली गई, प्रोड्यूसर को। ये किसको चली गई, प्रोड्यूसर को। इसने सनलाइट से, सनलाइट का कितना % यूज हुआ, ये जब यहां गया, ठीक है, सनलाइट से प्रोड्यूसर ने कितना लिया, 1% लिया, ठीक है ना, क्योंकि 1% ही जरूरत होती है। यहां पर इसने
1% लिया। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, यहां पर अब देखो प्रोड्यूसर किसको देगा, प्राइमरी, किसको दिया इसने, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। ये यहां से गया कितना यूज हुआ, 10% यूज हुआ। प्राइमरी से क्या गया, प्राइमरी से गया सेकेंडरी, ये कितना गया, सेकेंडरी। यहां भी कितना यूज हुआ, यहां भी 10% यूज हुआ। सेकेंडरी से ये कितना गया, आप समझ लो कि ये लास्ट स्टेप इसको समझ लो, इसको ट्रायोटरी समझ लो, ट्रायोटरी। यहां पे कितना गया, 10% गया। तो इस तरह से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। जैसे जैसे हम लोग ट्रैफिक लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे 10% क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो 90% लॉस हो रहा है, जो 90% ऊर्जा गायब हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, वो खत्म नहीं हो रही है, वो एक्चुअली में उसी ट्रैफिक लेवल का जो जीव है, उसी ट्रैफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बॉडी के ऊपर, अपने मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर ले रहा है, जो उसके लिए जरूरी भी है, अगर नहीं तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये 10% लो के हिसाब से हम एक ये पिरामिड बना सकते हैं। और ये पिरामिड का यही समझाना चाहता है कि जैसे जैसे हम कोसी स्तर में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का जो व्यय है वो कम होता जाता है, और लास्ट में जो है देखो पूरी तरीके से ऊर्जा खत्म हो गया है, वहां पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फूड पिरामिड बोल सकते हैं। इसको हम फूड पिरामिड भी बोल सकते हैं, या न्यूट्रिशन पिरामिड, या एनर्जी पिरामिड, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है कंज्यूमर के द्वारा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां पर। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पर एक चीज देखो, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, ये ग्रास होपर्स है। इसके बाद ये फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद क्या आता है, स्नेक, और स्नेक के बाद मैंने लिखा था ईगल। ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। आप सोचो कि इस चेन में से, इस फूड चेन में से मैं स्नेक सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं। मतलब आप समझ लो कि इस पूरे पृथ्वी पर से ये वाला जो फूड चेन है, इस फूड चेन में से पूरा का पूरा जो स्नेक है वो गायब हो गया, मर गए, सब स्नेक खत्म हो गए। जब सारे के सारे स्नेक खत्म हो गए, सारे का सारा जो सांप है वो खत्म हो गया, तो अब मेढक की जनसंख्या बढ़ जाएगी, मेढक यानी फ्रॉग का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। समझना, सारा का सारा सांप खत्म हो गया, इस चेन में सांप भी है, इस सांप को आप निकाल दो, ठीक है ना। सारा का सारा सांप खत्म हो गया, तो सांप अब खत्म हो गया, तो मेढक को कौन खाएगा, मेढक को खाने वाला तो कोई है नहीं। तो अब मेढक का पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर मेढक का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो अब ये लोग किस पर डिपेंड है, ग्रास होपर्स पर। अब पहले एक ही मेढक था, बाद में 2 मेढक हो गया, 3 हो गया, क्योंकि उसको खाने वाला कोई है नहीं। ऐसे करते करते जनसंख्या बढ़ गई। तो जब वो लोग तो ग्रास होपर्स को खाते हैं, तीड़ा को खाते हैं, अब तीड़ा खत्म हो जाएगा क्योंकि मेढक की संख्या बढ़ गई। जब तीड़ा खत्म हो गया तो मेढक की संख्या बढ़ गई, अब तीड़ा खत्म हो गया, अब मेढक की संख्या जो बढ़ी थी वो घटने लगेगी, क्योंकि उनको खाने के लिए तीड़ा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, उनको खाने के लिए तीड़ा नहीं मिलेगा, तो मेढक की संख्या भी धीरे धीरे घटने लगेगी। जो मेढक की संख्या, यहाँ पे सांप खत्म हो गया है, तो ईगल को यानी जो चील है उसको सांप खाने के लिए मिलेगा नहीं, तो जो चील है भूख के मारे करके मर जाएगा, सब दांत करके सब मर जाएंगे। यहाँ से मेढक मर गया, ग्रास होपर्स गायब हो गए, स्नेक तो था ही नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो गया। अब पकड़ के बैठो, क्या कर सकते हो। मतलब आहार श्रृंखला में से या आहार जाल में से आप किसी एक जीव को भी अगर पूरी तरीके से खत्म करते हैं, या समझ लो कि वो खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, या उस इकोसिस्टम में हिस्सा नहीं लेता है, उस आहार श्रृंखला या आहार जाल में हिस्सा नहीं लेता है, तो वो वहां पर आपका आहार जाल काम नहीं करेगा, वहां पे आहार श्रृंखला आपका टूट जाएगा, किसी काम का नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह आहार श्रृंखला में से एक श्रृंखला को आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो आहार श्रृंखला काम का नहीं रहेगा। इसीलिए सजीव सृष्टि के जो नेचुरल बैलेंसिंग है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको हमेशा जैसे सेव टाइगर करके एक प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने एसएस पढ़ा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया है। सेव टाइगर प्रोजेक्ट में क्या, बाघों को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए गए हैं कि जो भी जीव जंतु मरने के कगार पे हैं या खात्मा होने के कगार पे हैं इस सजीव सृष्टि से, इस पृथ्वी पर से, उसको बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं, और उसमें आप योगदान दीजिए, आप किसी को मारिए मत। समझ रहे हैं। अभी इंडिया में कुछ दिन पहले एक स्टोरी मैंने देखी थी, उस स्टोरी में एक चिड़िए का बच्चा जो है अंडे में से निकलने वाला था, और उसके लिए पूरे गांव का जो बिजली है 35 दिनों तक उन लोगों ने अपने बिजली को चालू नहीं किया था, क्योंकि जो अंडा है वो वहीं पर रखा हुआ था या वहीं पर था जहां पर बिजली का चालू होता है, एमसीबी जो होता है ऑफ होता है,
वहीं पर रखा था। तो 35 दिनों तक गांव वालों ने इंसानियत दिखाया कि हम भी इस पृथ्वी के नेचुरल बैलेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, तो आप भी अपना योगदान दीजिए। एक भी क्रिएचर या एक भी ऑर्गेनिज्म आहार श्रृंखला में से अगर चला जाता है तो पूरी की पूरी आहार श्रृंखला टूटेगी, नेचुरल बैलेंसिंग बिगड़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं वो क्या हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा 10% लो और पिरामिड वाला जो मामला था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट मामला हमारा आता है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत हल्का सा चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब बायो एक्यूमुलेशन पहले देख लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन होता क्या है? बायो एक्यूमुलेशन में मान लो कोई ग्रीन, ये क्या है, ग्रास है, ये ग्रीन ग्रास है, ठीक है, ये कोई वेजिटेबल का पौधा है या समझ लो क्रॉप्स यानी अनाज का पौधा है। इसके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया, रासायनिक दवाइयों का छिड़काव किया गया ताकि इसको कीड़े लगने से बचाया जा सके, ये वातावरण के सामने खुद की रक्षा पा सके, अच्छा अनाज हो, अच्छा सब्जी हो, अच्छा फल हो, इसीलिए इसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़काव किया गया, ठीक है। जब इसके ऊपर पेस्टिसाइड डाला गया तो पेस्टिसाइड जब डाला गया तो वो वातावरण में भी फैला, जमीन में भी गिरा। सारा का सारा पेस्टिसाइड पत्तियों के ऊपर नहीं गिर जाता है, तो जब जमीन में गया तो जमीन में वो पेस्टिसाइड गया, ठीक है, केमिकल कहां चला गया? जमीन में। जब इसको आप धोओगे, वॉश करोगे, तो वो केमिकल कहां पे जाएगा? पानी में जाएगा। तो देखो केमिकल जमीन में भी आ गया और जब इसको धोते हैं तो वो केमिकल पानी में भी जाता है। तो जो केमिकल पानी में गया, उस केमिकल की वजह से पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मछली है या दूसरे जीव हैं, वो उन जीवों के अंदर क्या जाएगा? उन जीवों के अंदर क्या जाएगा? केमिकल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। उस जीवों के अंदर क्या जाएगा? केमिकल जाएगा। अब दूसरी तरफ जो जमीन के अंदर केमिकल गया है वो केमिकल जमीन के साथ मिक्स हो जाएगा और जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो जमीन से न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर लेते हैं। अब ये केमिकल भी मिक्स हो गया है तो जमीन से केमिकल भी लेंगे, तो केमिकल लेंगे तो आप धोकर ऊपर का तो केमिकल निकाल सकते हो, लेकिन अंदर जो केमिकल चला गया है, अंदर जो घुस गया है, उसको आप कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए आपको कोई तरीका नहीं है। आप एक ही तरीका कर सकते हो कि किसी भी तरीके से केमिकल जो आपने यूज किया है उसका कम से कम यूज किया जाए। जैविक खेती जिसको बायो फार्मिंग बोलते हैं उसका ज्यादा यूज किया जाए। तो केमिकल जब धोया इसको, अब हमारे बॉडी में इंटेक करेगा वो, हमारे बॉडी में। अब हमारे बॉडी में इंटेक करने का मतलब क्या? ये जो प्लांट है इसको जब हमने खाया तो हमारे बॉडी में गया। अगर वातावरण में वही केमिकल है तो सांस के माध्यम से जा रहा है, अगर उस केमिकल को हमने टच कर लिया तो स्किन के माध्यम से चला जाएगा, किसी ना किसी माध्यम से। हम पानी पी रहे हैं, पानी में भी ये केमिकल गया था जब हमने धोया था, वाटर भी पोल्यूशन हो गया, सोइल भी पोल्यूशन हो गया और एयर भी पोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से जो केमिकल है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इंटेक हो रहा है, हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये ग्रास लैंड है, ठीक है ना, ये क्या है? ग्रास लैंड है, इसमें केमिकल था। अब ये केमिकल के ऊपर कौन डिपेंड करता है? ग्रास होपर्स, ठीक है ना, ग्रास होपर्स। अब एक ग्रास होपर्स है, ठीक है, एक ग्रास होपर्स एक पत्ता खाता है, एक पत्ता खाता है तो उसके बॉडी में एक यूनिट क्या गया? इसके बॉडी में एक यूनिट केमिकल गया। अब एक ग्रास होपर्स एक पत्ता खाया तो उसके बॉडी में एक यूनिट केमिकल गया। अब सोचो 2 पत्ता खाएगा तो 2 यूनिट केमिकल जाएगा, 3 पत्ता खाएगा तो 3 यूनिट केमिकल जाएगा, ठीक है। अब आप समझ लो कि एक ग्रास होपर्स की मैं बात कर रहा हूं, सोच लो बहुत सारे ग्रास होपर्स हैं तो बहुत सारा पत्ता खाएंगे तो बहुत सारे उनके बॉडी में केमिकल जाएगा। तो जितना ज्यादा फूड इंटेक करेंगे उतना ज्यादा केमिकल बढ़ता जाएगा और हमारा शरीर जहरीला बनता जाएगा। अब ग्रास होपर्स के ऊपर कौन डिपेंड करता है? आपको पता है, फ्रॉग। अब समझ लो कि एक मेढक 3 ग्रास होपर्स खाता है, एक मेढक 3 ग्रास होपर्स खाता है तो उसके बॉडी में कितना जा रहा है? 3 यूनिट एक साथ जा रहा है ठीक है ना। अब सोचो कि एक ग्रास होपर्स ने ऑलरेडी पता नहीं कितना पत्ता खाया होगा, उतना केमिकल उसके अंदर गया, और एक मेढक अकेले 3 ग्रास होपर्स को खाता है। तो सोचो अगर मान लो ये 3 यूनिट लिया होगा एक ग्रास होपर्स, मेढक 3 खाता है तो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब फ्रॉग के ऊपर कौन डिपेंड करता है? स्नेक डिपेंड करता है। अब सोचो एक सांप जो है वो 3 मेढक खा जाता है तो 3 मेढक तो ऑलरेडी 9 यूनिट क्या था? 9 मोलिक्यूल क्या था? केमिकल था। और 3 मेढक ये खा जाता है तो सांप में कितना यूनिट हो जाएगा? 27 यूनिट हो जाएगा। अब सोच लो कि एक ईगल है, ईगल जो है 3 स्नेक खा जाता है तो 27 इंटू 3 यानी 81।
यानी कि ईगल में कितना हो जाएगा 81 मॉलिक्यूल हो जाएगा केमिकल का। मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे केमिकल की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला शरीर बनता जाएगा। ये तो मैंने बात कर लिया एक फूड चेन के लिए, एक फूड चेन में, हाँ मैं इसको मिटाता नहीं हूं, एक फूड चेन के लिए ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब देखो मैं बताया ना कि बायोकेमिकल जो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को मैंने आपको बताया कि यहां पर आप ये समझ सकते हो कि अगर ये घास जो है, घास का जो ये है यहां से केमिकल जो है ग्रास होपर्स में जाता है, तो एक ही ग्रास होपर्स में मतलब एक ही बॉडी के अंदर अगर लगातार वो बढ़ता जा रहा है, जो केमिकल है जो पेस्टिसाइड है वो एक ही बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन इस बॉडी के थ्रू नेक्स्ट आने वाले दूसरे अलग अलग तरह के बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। मतलब ये केमिकल डायरेक्टली जिस बॉडी में जा रहा है उस वहां पर बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और यही केमिकल इनडायरेक्टली जिस बॉडी में जा रहा है वहां पर बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बायोकेमिकल और बायो मैग्निफिकेशन भी हम समझ सकते हैं। यहां पर मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। अब इसी तरह मैं बात करूं अपने बॉडी की। हमारे बॉडी में देखो हम कुछ भी खाते हैं, खेतों में फसलें उगाई जाती है, उन फसलों से हम जो भी खाते हैं, तो हम जो खा रहे हैं तो उसके साथ हमारे बॉडी में पेस्टिसाइड जा रहा है, हमारे बॉडी में केमिकल जा रहा है, तो इससे बहुत सारे रोग होते हैं और बहुत नॉर्मल हो गया है कैंसर होना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज होना। ये सब हमारे बॉडी में सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि जो केमिकल से पेस्टिसाइड है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इनटेक हो रहा है, एंट्री कर रहा है, जा रहा है। ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। दूसरी बात यहाँ पे समझो, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बायो एक्यूमुलेशन को और बायो मैग्निफिकेशन को रोकना होगा। उसके लिए आपको अपने पर्यावरण पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों से सरकार भी हेल्प करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, बहुत सारे एनजीओ एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपना काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लेयर, और डिप्लेशन का मतलब होता है क्षयन। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी कि सुरक्षा कवच। मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी के बाहर एक आवरण है जिसको बोलते हैं वातावरण। वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, यहां मैं लिख देता हूं एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन है। होता क्या है आप समझना थोड़ा ध्यान से। आज से अगर हजारों साल पहले की मैं बात करूं, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणों में आता है अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी पराबैंगनी किरणें, ठीक है। आज से पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं, हजारों सालों पहले की बात करूं, तो ये लेयर जो था, ये यहाँ पर क्या होता था, ऑक्सीजन होता था पहले। अभी तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर सिर्फ इस लेयर के अंदर ही आता है, लेकिन पहले हजारों सालों लाखों साल पहले ये ऑक्सीजन का लेयर बाहर भी होता था। मतलब जिस लेयर पर आप ये समझ लो ना कि जहां पर ये एटमॉस्फेयर का लेयर खत्म होता है ना, वहां पर ओजोन लेयर होता है। तो ये वाला लेयर क्या होगा, ओजोन लेयर है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर वाला लेयर खत्म होते ही ओजोन का लेयर होता है, और वो ओजोन का जो लेयर है वो लेयर पहले नहीं था, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन होता था। तो जो ऑक्सीजन था, होता क्या था, जैसे 3 ऑक्सीजन के अणु होते थे, तो ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, 3 ऑक्सीजन के अणु होते थे, वो अल्ट्रावायलेट की वजह से 2 ओजोन के अणु बना लेते थे। O3 का मतलब होता है ओजोन, और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो यहां पर लेवल पर जो 3 ऑक्सीजन के अणु होते थे वो अल्ट्रावायलेट के किरणों की वजह से जो ओजोन है उसके 2 अणु बना लेते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वी के जो वातावरण वाला भाग है उसके बाहरी आवरण में ऑक्सीजन खत्म होता गया और O3 जमा होता गया। ऑक्सीजन खत्म होता गया और O3 जमा होता गया। तो चारों तरफ क्या जमा हो गया, O3, ओजोन जमा हो गया। अब ये जो ओजोन जमा हुआ ये हमारे पृथ्वी के लिए या हमारे लिए फायदे कारक है कि हानिकारक है? ऑब्वियसली फायदे कारक है। फायदे कारक क्यों है, क्योंकि ओजोन लेयर की क्षमता क्या है कि वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक सकता है, लेकिन ओजोन लेयर की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणों को जब रोक लिया जाता है, सूर्य की किरणों को, प्रकाश को फिल्टर करके ये हमारे पृथ्वी पर, हमारे बॉडी तक शुद्ध सूर्य के प्रकाश की किरण को पहुंचाता है और हम उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, तो ऐसा ना हो मतलब क्या, ओजोन लेयर ना हो, सूर्य के प्रकाश की किरण सीधे आए और डायरेक्ट हमारे बॉडी पर गिरे, तो हमें कैंसर हो सकते हैं, आंखों के रोग हो सकते हैं, शरीर पर काले काले लाल कलर के चिकते पड़ सकते हैं, बहुत सारे रोगों का हम शिकार हो सकते हैं, और हमारी पृथ्वी का जो अस्तित्व है खतरे में आ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगेगी, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्रकृति ने जो बनाया है ना वो बहुत ही जटिल है, जिसको समझना
सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात बोले तो किसी के बस की बात नहीं, आप ऐसा समझ के चलो, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो ओजोन लेयर से फिल्टर होकर आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें कैंसर होने से बचाती है। और लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहां पर मैंने लिखा था, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर में क्षरण हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है सीएफसी। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक प्रकार का गैस है जिसका यूज कूलेंट के रूप में होता है। कूलेंट के रूप में मतलब शीतक के रूप में यूज होता है, शीतक के रूप में यूज होता है, ठंडक प्रदान करने के रूप में इस गैस का यूज होता है। तो जब पता चला कि ये गैस सबसे ज्यादा हानिकारक है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, तो दुनिया भर के काफी सारे देशों ने, जो समिट होता है पर्यावरण को लेकर, काफी सारे देशों ने इस सीएफसी पर बैन लगा दिया और दूसरे किसी गैस का कूलेंट के रूप में यूज करने लगे। नाइट्रोजन गैस भी एक प्रकार का कूलेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। सीएफसी कार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो फ्रिज में से निकलता है, एयर कंडीशनर में से निकलता है, या फिर जो जेट प्लेन होता है, जो बड़ी बड़ी हवाई जहाज होती है, उसके इंजन को कूल रखने के लिए भी सीएफसी का यूज होता है। तो जब जेट प्लेन हवा में उड़ता है ना, उस समय सबसे ज्यादा सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और पूरे वातावरण में घूमता है। इसकी वजह से ओजोन लेयर का बहुत क्षरण होता है, जो हमारे लिए नुकसानकारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा ओजोन वाला जो डिप्लेशन है ये कंप्लीट हुआ। लास्ट में आता है मैनेजिंग गार्बेज। मैनेजिंग गार्बेज टॉपिक बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको समझना नहीं है, लेकिन इसके बाद एक हमारा चैप्टर है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। हमारा इसके बाद एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, चैप्टर नंबर 16 है। उस चैप्टर में हम समझेंगे इसका पूरे डिटेल में। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, 5R में बहुत सारे होते हैं, जैसे ये हो गया रिड्यूस, है ना, रिड्यूस हो गया, फिर रीयूज, रीयूज हो गया, फिर क्या हो गया, रिसाइकल हो गया, फिर एक हो गया रिफ्यूज, और एक R याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से 5R होते हैं। तो रिड्यूस यानी क्या करना, कोई भी ऐसा वेस्ट आप यूज कर रहे हो जिस वेस्ट को आप लोग कम यूज करके भी अपना काम चला सकते हो, तो उसको कम कर दो। जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह आप झोले का उपयोग करो, मार्केट में जाओ, झोले में सामान लेकर आओ, झोले को रख दो, फिर जाना है तो फिर ले जाओ। रीयूज मतलब कोई ऐसी मटेरियल आप यूज कर रहे हो वेस्ट जिसका हम फिर से यूज कर सकते हैं, तो हम क्यों उसको फेंके, हम उसका फिर से यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिसाइकल होता है प्रोसेस करके, और एक दूसरा है रिफ्यूज का मतलब होता है मना करके, कोई चीजों को मना भी कीजिए। इस तरह से हम बहुत सारे चीजों का यूज करके गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी पता है 2 टाइप्स होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो हमारे एनवायरमेंट के लिए बेनिफिट है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं विथ ह्यूमन एक्टिविटी। आप ह्यूमन एक्टिविटी को अगर कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से वो कंटिन्यूअसली बेड हैबिट्स हैं, उसको कंट्रोल करके आप ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, और उसको कंट्रोल करके आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, गार्बेज का मैनेज अच्छे से हो पाएगा। सो फाइनली यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।